So children, next term we have in sequence is what? Investment. अब आप सोचेंगे सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हमने तो एक वर्ड पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो सर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है? हाँ बच्चों, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये बात सबको क्लियर हो गई दैट व्हाटसोएवर वी प्रोड्यूस चिल्ड्रन, गुड्स सर्विसेज, कुछ भी, क्या जरूरी है कि सारा का सारा जो प्रोड्यूस हुआ था वो प्रॉपरली कंजम्पशन में तब्दील हो जाए बच्चों? एब्सोल्युटली नॉट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ फैक्ट्री जहां पे आपने कुछ रॉ मटेरियल इनपुट किया और वहां से बच्चों आपको मिल गया कुछ आउटपुट। आउटपुट was of 20,000 pieces. You wanted to sell it in the market, जिसमें से 17,000 pieces got sold. कितना so called units बच गया? 3,000। आपका पैसा इस पे लगा हुआ है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपका पैसा इस पे लगा है बट ये बिक नहीं पाया। सो दिस कुड बी कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। सो दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो सर इससे फर्दर प्रोडक्शन कैसे होगा? ये कल को जब बिकेगा तो प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रोडक्शन का मतलब ये मत समझना कि मम्मी ने मिक्सी के अंदर मैंगो पल्प डाला, गुड़ू 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 किया और बाद में मैंगो शेक बन गया। वो प्रोडक्शन नहीं होता है। दैट इज नॉट प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है टू generate a resource. I repeat children, to generate a resource. तो अगर मैंने आपको पढ़ाया, आपकी सोचने समझने की शक्तियां बदल गई, आप थोड़े इंटेलिजेंट हो गए, जीनियस तो पहले ही थे मान लीजिए, समझ में आ गया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? तो एनी सरप्लस ओवर कंजम्पशन जो आगे चल के यूज होगा बट अभी नहीं यूज हो पा रहा, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब कुछ बच्चों का सो कॉल्ड सवाल ये होगा, सर कैन वी कॉल इन्वेस्टमेंट एट एज स्टॉक ऑल्सो? बिल्कुल। तो अगर मेरे पास एक लैपटॉप है तो स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे पास एक डिजिटाइजर है लिखने के लिए, स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हर वो चीज जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल है, व्हाट इट क्लियर, वो स्टॉक कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? स्टॉक। वो गुड्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो आपके पापा मम्मी को भविष्य में आपकी शादी की चिंता है, सर पहले पढ़ाई लिखाई की चिंता है, वो आपको करनी है। उन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा, उनकी चिंता है कि आपकी शादी कर दें, काम खत्म। आप जाने आपका काम जाने, लड़े मरे स्पाउस के साथ कुछ भी करें। इज दैट क्लियर? तो वो हर महीने आपके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ स्वाद अनुसार हैसियत अनुसार पैसे बचाते होंगे। एक दिन आपने गलती से मम्मी की सीक्रेट अलमीरा खोली, अंदर कुछ चमकीला चमकीला लग रहा था। आपने कहा सर समझ में नहीं आ रहा क्या है। मैंने ले आओ झोले में डाल के बताते हैं क्या है। आप झोले में डाल के ले आए, छोटे छोटे बिस्किट थे, मतलब बिस्कुट, कुछ लोग बिस्किट नहीं समझ पाते ना, और गोल्डन कलर के थे। मैंने कहा एकदम बेकार ऐसा मोह माया है, इससे इंसान के माइंड में थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है, इसको यहीं त्याग करके चले जाओ, एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी। यू डिड द सेम। घर जाके इतनी चप्पल पड़ी और आत्मा आपकी तृप्त हो गई। तो वो जो गोल्ड बिस्किट आप मेरे को दान करके गए हैं, वो सिंपल भाषा में क्या था? स्टॉक। आपके पापा मम्मी ने आपके भविष्य के लिए उसको रखा हुआ था। इट इज इन्वेस्टमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? 100 करोड़ रुपए का लैंड, रियल एस्टेट किसी बिल्डर ने खरीद लिया और उसका सपना है कि अगल बगल यहाँ पे अभी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, तब जाके मैं वहां पे फ्लैट्स बनाऊंगा, मैं विलास बनाऊंगा, तब मेरे को पैसे और ज्यादा मिलेंगे। तो जब तक वो जमीन एज इट इज रखी है चिल्ड्रन, आई रिपीट, जब तक वो जमीन एज इट इज रखी है, आप उसे स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि कल को वो आपको पैसा कमा के देगी। तो आप उसको कैपिटल रिसोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा लगाया हुआ है उसमें। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं कॉमर्स की थोड़ी सी भाषा का प्रयोग करूं यहाँ पे, अगर मैंने अपने बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगा दिए चिल्ड्रन, तो लेमन लैंग्वेज में इट इज माई इन्वेस्टमेंट। जो कमाया था उसमें से जो खर्च हो गया ये बच गया, तो मैंने इसको बिजनेस में लगा दिया। जो कमाया दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। जो खा गए हर महीने पैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में, कपड़ा लत्ता तौलिया बांध के तो घूमेंगे नहीं पूरे दिन भर, व्हाट इट क्लियर, घर का किराया, राशन पानी, इट इज कंजम्पशन। और उसके बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए बच गया। 10 साल से हर साल 10 करोड़ बच रहा है, तो 10 ईयर्स में कितना बचेगा? 100 करोड़। तो ये सरप्लस था ओवर व्हाट आई हैव अर्नड माइनस व्हाट आई हैव
कंज्यूम्ड फॉर माई डे टू डे लिविंग। आई होप सो आई एम नॉट सुपर फास्ट। समझ में आ गया? तो जो मैंने कमाया वो प्रोडक्शन, इस टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में, जो मैं खा गया अपने जीवन भर में, दैट इज कंजम्पशन, और जो बच गया, जो मैंने कल के लिए रखा हुआ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का एक मीनिंग क्लियर हो गया चिल्ड्रन? एक मीनिंग क्लियर हो गया? पक्का? तो अगर आपने 1 लाख रुपए हर महीने कमाए, 30,000 आपने मम्मी को दे दिए घर खर्च के लिए, हाउ मच यू आर लेफ्ट विद? 70। ये सेविंग होता है बच्चों, क्या होता है? सेविंग। अभी तो सर आप इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे, मैं इसको इन्वेस्टमेंट कभी बोल ही नहीं रहा था। ये 70 क्या है? सेविंग। घर में अगर आपने इस पैसे को कहीं रख दिया, क्या ये पैसा मुर्गी है जो अंडे देगा? क्या गैया है जो गोबर करेगा और आप कंडी बना के अमेजोन में 25 रुपए का काउडंग केक बेचेंगे? आंसर? एक बार मैंने अमेजोन में टाइप किया चीपेस्ट केक, ये काउडंग केक चला आया। मैंने तो गलती हो गई। तो आप इस 70,000 रुपए को क्या करें कि इससे कुछ बेनिफिट मिले आपको? आप क्या करेंगे? कहां इन्वेस्ट करेंगे? आप इस पैसे को चैनलाइज करेंगे। एकदम घटिया लेवल की भाषा का प्रयोग किया करें जब मेरे जवाब दे रहे हो। तो मेरे को हाई फाई सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि हाई फाई बस बोलना पसंद है। सो यू विल चैनलाइज, you will mobilize, you will keep this money, you will apply this money, you will use this money। बच्चे कहेंगे सर समझ में आ गया, इतने गवार नहीं, आगे चलिए। in such a manner that it may give you some return। तो आप इस पैसे को चुलबुल पांडे की तरह अगर कहीं लगाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में लगा दीजिए, रिस्क है। मक्खी सिंह पांडे की तरह लगाना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी, फिक्स डिपॉजिट जानते होंगे ना, पापा मैंने आपके लिए एफडी करवाई होगी, कोई फायदा नहीं है, सब दान कर दो, सब दान कर दो, मुंह माया में कुछ नहीं रखा है। चलिए जोक सपाट। तो आप उस पैसे को कहीं पे चैनलाइज करते हैं और वहां से आपको मिलता है व्हाट इज कॉल्ड एज आईफोन इंटरेस्ट। आईफोन तो एप्पल से मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो आपने 70,000 रुपए बैंक में डाल दिए, कहीं डाल दिए, आपको वहां से कुछ रिटर्न मिला, इट इज इंटरेस्ट। बैंक आपके पैसे से क्या करेगा? खाद खरीद लेगा, मनी प्लांट खरीद लेगा। बैंक आपका पैसा किसी को लेंड कर देगा और वो इंसान एक प्रोजेक्ट लेके आएगा बैंक के पास। सर प्रोजेक्ट तो स्कूल में जमा होता है। अरे वो नहीं भैया, बिजनेस प्रोजेक्ट। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स चले आए, बैंक से कह रहे हैं मेरे को 70,000 रुपए दे दीजिए, मैं इससे मोमोज का बिजनेस करूंगा, मोमोज की चेन खोलूंगा। कौन सा तुम मोमोज बेचोगे? मैं ब्रिंजल मोमोज बेचूंगा, मैं कुपोषित भुट्टे वाले मोमोज बेचूंगा। कुपोषित भुट्टा जानते हैं ना, बेबी कॉर्न, समझ में आ गया? रईसों की गोभी वाला भुट्टा बेचू, मोमोज बेचूंगा, ब्रोकली। इज दैट क्लियर? तो स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा, बैंक ने 70,000 रुपए दे दिए। उस इंसान ने मोमोज के धंधे में 70,000 रुपए लगाए, 1 साल में 70,000 2 लाख हो गया। कितना हो गया? बैंक कह रहा है 14,000 रुपए हमको दे दीजिए इस 70,000 रुपए का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%। समझ में आ गया? तो ये 70,000 रुपए आपके बैंक ने जब बिजनेसमैन को दिए, तो बैंक डिड व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बैंक के पास ये सरप्लस पैसा था जो आप जैसे सेवर्स ने बैंक को दिया था। तो आपका बचाया हुआ पैसा सेट असाइड आफ्टर कंजम्पशन इज सेविंग। व्हेन इट गेट्स चैनलाइज्ड एंड इट इज पुट इनटू सम प्रोडक्टिव सोर्स, ओनली देन चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो घर में रखा हुआ पैसा इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट का पैसा बैंक किसी को देता नहीं है, आप जब चाहे मांगने चले जाओगे। सिर्फ वो जो आपकी एफडी होती है, जो आपका रेकरिंग डिपॉजिट होता है, जो बैंक को पता है कि अगर 100 लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं एफडी में या रेकरिंग में, 4-5% सौरभ सर की तरह दलिदर होंगे जो टाइम से पहले पैसा लेने चले आए, बाकी पैसा लेने आएंगे समय बीतने के बाद। तो वही पैसा बैंक आगे लेंड करता है। पता लगा 150 कस्टमर थे बैंक के, सबने बैंक में एफडी कराई 5-5 साल की, मैंने भड़काऊ भाषण दे दिया, ये बैंक बंद हो जाएगा, मैनेजर चोर है, भाग जाएगा, चले जाओ। समझ में आ गया? तो इन दैट केस सब लोग बैंक चले गए, मैनेजर्स कह रहे हैं पैसा दो पैसा दो पैसा दो। समझ में आ गया? तो इन दैट केस बैंक वाला मैनेजर कह रहा है पैसा पैसा क्यों करते हो तुम, पैसे पे क्यों मरते हो, हमको हमारा पैसा चाहिए, हमारा पैसा ला दे दो पहले। तो इन दैट केस क्या बैंक आपके पैसे लौटा पाएगा? तो बैंक आरबीआई से फिर कुछ टाइम के लिए उधार मांग के लाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? तो आपका एफडी वाला पैसा और रेकरिंग डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा ही बैंक लैंड करता है, सेविंग वाला पैसा लैंड नहीं करता। जब वो पैसा लैंड होता है, आगे से इंटरेस्ट आता है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। समझ गए इस बात को?
कि नहीं समझे इस बात? पक्का? तो झटपट बच्चों 2-3 चीजें लिख लें फास्ट, छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। एनी रिसोर्स दैट इज कैपिटल, any resource that is capital which gives an earning opportunity. I repeat, any resource that is capital which gives an earning opportunity, which gives an earning opportunity, bracket open, money put into it, money put into it, bracket close, is known as an investment. चलिए, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल असेट्स। आपके पापा के पास एक बहुत बड़ी सी जमीन थी जो दादाजी ने खरीदी थी जब वो 35 ईयर्स के थे। अब पापा ने सोचा चलो इस जमीन के ऊपर 2-4-10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और एक बहुत लैविश और बढ़िया सा हॉस्टल बनाते हैं बच्चों के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि उनको बढ़िया फैसिलिटीज मिले। और हॉस्टल में एक 10 बेड का हॉस्पिटल भी था, एक बढ़िया क्वालिफाइड डॉक्टर भी था, व्हाट इट क्लियर, बढ़िया आरओ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम भी लगा था, हर कमरे में एसी भी लगा था। सर हॉस्टल है कि होटल है? अच्छे हॉस्टल ऐसे ही होते हैं। एक बढ़िया कैंटीन भी थी, कैफे कॉफी डे भी था, मैकडोनल्ड भी था, बर्गर किंग भी था, समझ में गया। और मेरी तरह का एक वार्डन भी था, और जिसको सो कॉल्ड बंदूक दे दी गई थी, ना पड़े तो दाएं बाएं फायर कर देना, गॉट इट क्लियर। कुछ मिलिट्री वाले लोग भी लगाए गए थे, और हर बच्चे को एक चिप दे दी गई थी कि वो जहां पे भी जाएगा ठिकाना पता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इन दैट केस इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर पापा ने जो 10-20 करोड़ रुपए लगा के बिल्डिंग बनवाई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट बेसिकली। समझ में आ गया? अब पापा ने सोचा कि भाई बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके कम्यूटिंग के लिए कार्स वगैरह खरीद ली जाएं, ड्राइवर्स रख दिए जाएं। तो पापा ने 10 मारुति इको गाड़ी खरीद ली। हर गाड़ी में 5-5, 6-6 बच्चा बैठ के 50-60 बच्चे अपने कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से आते हैं। एक पूरा इको सिस्टम बना दिया है। इज दैट क्लियर? और एक बच्चे की पर मंथ हॉस्टल की जो फीस होगी वो 35,000 होगी। अरे खाना पीना सब मिले, कपड़ा लत्ता सब धुलेगा इसी के अंदर। इज दैट क्लियर? कुछ कह रहे हैं हम 30,000 रुपए देंगे, हमारे पास 35 नहीं है। पापा कह रहे हैं ठीक है, फिर तुम धोबी का भी काम कर दो साथ में। तो ये जो 10 करोड़ रुपीस पापा ने लगाया हॉस्टल बनवाने में, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? एक बच्चा अपने पापा से बोल रहा था मेरे को iPhone 25 ले दीजिए। क्या करोगे? हैकिंग करूंगा। ये भी इन्वेस्टमेंट ही एक तरह का, रिटर्न आएंगे ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, सो नई फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन, नई मशीन खरीदी गई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, या आपने अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल खरीदा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों, तो ये सारी हरकत क्या बोली जाती है? इन्वेस्टमेंट बोली जाती है। समझ में आ गया? अभी हो सकता है लोगों ने देखा हो कि उनके पेरेंट्स का अगर कोई बिजनेस होगा तो ऑफिस में एक नया एसी लगवा लिया गया, ताकि कस्टमर आए तो माइंड एकदम कूल हो जाए। पहले अमूल कूल पिलाते थे पापा, बट वो डुप्लीकेट साबित हो गया, उससे कोई माइंड कूल नहीं हो पा रहा, तो पापा ने एसी लगवा दिया। तो एसी लगवाना इज ऑल्सो व्हाट चिल्ड्रन? एन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? तो इंडिविजुअल इंसान, मैं और आप अगर बिजनेस में नहीं है तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट। शेयर्स खरीदेंगे, वो इन्वेस्टमेंट। मक्खी सिंह पांडे हैं, डर लगता है रिस्की एरिया में इन्वेस्ट करने में, तो आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदेंगे, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 7 साल तक पैसा लॉक इन रहेगा। गोल्ड खरीद के आपने मेरे यहाँ रखवा दिया, सर हमारे घर में सर वो मौसी का छोटा बेटा सर, छोटा टाइप का सर, तो सर आप रख लीजिए। पड़ोसी कह रहा है ये कौन कम है गया? तो इन दैट केस दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो जो आप पढ़ रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, मेरी लैंग्वेज में बच्चों, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। और जो सिर्फ फीस भर रहे हैं और क्लास में नहीं आ रहे, लेट आ रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्टिंग एसेट है। क्या है? वेस्टिंग एसेट। हाँ जैन साहब पूछिए। नहीं नहीं नहीं, घर में एसी लगवाना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, अर्निंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर आपने घर में एसी लगवाया और वहीं पे आपने लोगों को बड़ी स्क्रीन पे आईपीएल का मैच दिखाना चालू कर दिया, आप लोगों से किराया ले रहे हैं। सर कैसे लेंगे किराया? जो जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा उतना किराया देगा। मान लीजिए मैं बैठूंगा तो 50 रुपए दे दूंगा, कोई और हैवी ड्यूटी बैठेगा तो वो 2,000 रुपए दे देगा। खोपड़े में बात गई। गरीब लोग के लिए 10 रुपए का टिकट, रईस लोग के लिए 500 का टिकट। व्हाट इट क्लियर? तो आप घर में सबको आईपीएल का मैच दिखवा रहे हैं। अब वहां पे छोटा भाई एक बिजनेस आइडिया लेके आ गया, भैया 1 का 5 रेट चल रहा है। आपने निकाली चप्पल और उसको सूटना चालू कर दिया।
इज दैट क्लियर? कि लॉस ना हो जाए, पुलिस ना पकड़ के ले जाए, वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस रिसोर्स से, तभी आप इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को 2 लाख रुपए साल मिलता है चश्मा अलाउंस। महंगे महंगे चश्मे, हाँ, सही से जजमेंट पढ़ तो पाए। पता लगा किसी को सजा देनी थी 3 महीने की, 3 साल अनाउंस हो गया। तो सो कॉल्ड यहाँ पे गवर्नमेंट का ये इन्वेस्टमेंट ही होगा। तो अगर आपने कार पर्सनल ड्राइविंग के लिए खरीदी, ये कैपिटल नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं। बट पापा कह रहे गाड़ी तो घर में ऐसी खड़ी रहती है, कुछ आइडिया लगाओ, मैं इसको उबर में चला लेता हूँ, ओला में चला लेता हूँ, देन इट विल बिकम एन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब सबको समझ में आ गया बच्चों? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं। चलिए, आपको इन सब में और कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं बच्चों, तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स सुना होगा आपने। सपोज आपका एक रेस्टोरेंट है, तो जो बोरी में आटा है दैट विल बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। जो आटा गूंद चुका है बट रोटी नहीं बनी उसकी, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और आपने रोटी एक्सपोर्ट का काम चालू कर दिया, रोटी में ऐसे केमिकल डाल दी कि 2 साल तक रोटी खराब नहीं होगी। 10-10 रोटी की पैक बनाई आपने, और $1 में 1 रोटी आपकी यूएस ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज नोन एज फिनिश्ड गुड्स। इन सबको मिला के 20 लाख रुपए की चीजें आपके पास हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉक इन्वेस्टमेंट। आपके रेस्टोरेंट में देयर इज अ बिल्डिंग, आपके पास कुछ चिकन इक्विपमेंट नहीं, किचन इक्विपमेंट है, व्हाट इट क्लियर? आपके पास कुछ फर्नीचर है, आपके पास कुछ फिटिंग्स है, ट्यूबलाइट, एसी एंड ऑल दैट। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अकाउंटेंसी की बात करें तो जिस चीज को अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में बच्चों आप नॉन करंट एसेट बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में उसी को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जिसको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में कचौड़ी आलू करंट एसेट बोलते हैं, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। अब घर में भी आटा दाल चावल होता होगा सर, मम्मी पता नहीं, सर डेली आधा किलो ठिकाने लगाते भेज देते पड़ोस वाली आंटी को। क्या आपका ऑब्जेक्टिव घर में दाल चावल रखने का यही है? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मम्मी आपको हॉस्टल भेजने की प्लानिंग कर रही है। घर में छोटे बच्चे 15-20 से नजर ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। घर वालों ने थाने में रिपोर्ट लगा दी किडनैपिंग की, पता लगा आपने उन सबको स्टॉक इन्वेस्टमेंट बना दिया, बेच आए मोहल्ले में जाके। समझ में आया? तो सॉरी टू से ऐसा कुछ करिएगा मत, चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में फंस जाएंगे, जिंदगी भर जेल में, चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, लाइफ पिस्ड ऑफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मेरी ऑफलाइन क्लास में जो स्क्रीन्स लगी हैं बच्चों, ये क्या है मेरे लिए? ये तो टॉमी और मोती भी जानते हैं, आप लोग जीनियस हैं। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों को शर्म आ रही, कैसे बोले सर, झूठा हो जाएगा सर, पहले आप बोलिए। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये जो स्टडी मटेरियल है परेशान करने वाला, जिसको देख के आपको डांट पड़ती है कि मम्मी वो दलित पढ़ ले, इतना सर ने दिया है कम से कम, इट इज व्हाट? स्टॉक इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गई बच्चों बातें? चलूं आगे? चलें आगे। सो जितनी भी देश में बिल्डिंग है, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, ये सारी चीजें बच्चों क्या हो जाएंगी? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? बट अगर किसी ब्रिकलिन का मतलब जानते हैं लोग? ईटे का भट्टा, वहां पे 10 लाख ब्रिक्स बन के तैयार हैं, उसको स्टॉक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और वो जो ब्रिकलिन चिमनी है वो भी बेच देंगे, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कपड़े की दुकान पे गए हो, सर आपके लिए कुछ ना खरीद के लाएंगे, साफ बात नहीं, नहीं मेरा तो म्यूजियम में मिलता है। खैर, तो अब कपड़े की दुकान के बारे को अंकल आंटी खड़े होते हैं, आपको गुस्सा आया मेरे ऊपर, 2-4 कंटाप खींच के मारी, कुछ भी नहीं बोले वो लोग, तो वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे मैनिक्विन बोलते हैं। लोगों के खून में चला गया इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। समय मम्मी कह रहे हैं जाओ किचन से थोड़ा स्टॉक इन्वेस्टमेंट निकालो। मम्मी की नहीं, क्या होगा, भूत चढ़ गया क्या इसको? पहले तो ऐसा नहीं बोलता था, बैगी बैगी बात है। अरे रोटी लाइए। और ये फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ठीक काम कर रहा है ना? क्या बोल क्या रहे हो? मतलब तवा गैस सब ठीक है ना? तो जो मैनिक्विन्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और जो कपड़े लत्ते का स्टॉक है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? कंफर्म? चलिए सर, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये बच्चों क्लास 12 का सिलेबस है, बट मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग इसका बता देता हूं। 1 अप्रैल 2024 को हमारी कंट्री में 2 लाख करोड़ रुपए के लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, रोड, डैम, ब्रिजेस सब मिलाकर
सो कॉल्ड जो इन्वेस्टमेंट था वो कितने का था चिल्ड्रन? 2 लाख करोड़। 31st March 2025, it's a time gap of what duration children? 1 year. Maths sounds to be very good. Those who are connected online, वो पिछड़ी जाती एवं जनजाति नहीं, कृपया करके बोलें। नहीं बोलेंगे और सिर्फ सुनेंगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे, लड़के बीवियों की और लड़कियां सासू माँ की। तो बोलना सीखिए थोड़ा सा। समझ में आ गया? पक्का? कल को शादी के बाद अगर लड़कियों की सासू माँ बोले बड़ी जुबान चलती है तेरी, तेरी माँ ने यही सिखाया है, ये तो सौरभ सर का है, मम्मी वाला तो बताया नहीं अभी। तो कृपया करके बोलना चालू करें भैया। कुछ लोग सोचते हैं बोलेंगे तो बैंक से पैसे कट के सर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो 1 साल के अंदर आपने 1.5 लाख करोड़ का और कंस्ट्रक्शन करवाया, लैंड का इंप्रूवमेंट किया ताकि लोग फैक्ट्री वगैरह लगा ले वहां पे आके, बिजली के खंभे लगवाए, टेलीफोन लाइन एंड ऑल दैट सब करवाया। तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बच्चों? 3.5 करोड़। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। ये 2 लाख करोड़ रुपए का जो बिल्डिंग रोड वगैरह था, ये कुछ डैमेज वगैरह भी तो हुआ होगा, इसका कुछ वेयर एंड टेयर भी तो हुआ होगा। इस वेयर एंड टेयर को कॉमर्स की भाषा में एस्टिमेट करते हैं और इस एस्टिमेटेड वैल्यू को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। जैसे मोहल्ले में बूढ़ी दादी थी, पहले बड़ी चुलबुल पांडे थी, अब थोड़ी वीक हो गई हैं, लोग कह रहे डेप्रिशिएट कर गई सर। ये समझ में आ गया? तो ये जो 2 लाख करोड़ था चिल्ड्रन, इट हैज गॉन डाउन बाय 20,000 करोड़। हाउ मच? तो 2 लाख करोड़ अगर 20,000 करोड़ गिर गया तो कितना बचा बच्चों? 1.8 लाख। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू सिखा रहा हूं ताकि करोड़पति में जाके नाक ना कटाओ। बोले 7 करोड़, हार्ट अटैक आ गया। समझ में आ गया? मैं बोले 7 करोड़ आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इससे ज्यादा तुम क्लास में खर्च कर देते हैं 2 सवाल में लॉस दिखा के इतना। इज दैट क्लियर? तो कॉमर्स वाला बातों में बड़ा रईस होता है, क्लास में 200-400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। समझ में आ गया? तो 1.8 लाख करोड़ ये बचा और 1.5 लाख करोड़ बच्चों आपने और क्रिएट किया था। तो व्हाट इज दिस 1.5 प्लस 1.8 चिल्ड्रन? 3.3 लाख करोड़। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। 3.3 लाख करोड़ इज कॉल्ड एज ग्रॉस, नहीं बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट, एंड 3.5 लाख करोड़ इज कॉल्ड एज ग्रॉस। कभी मिठाई का डब्बा देखा है सर? वो सोन पापड़ी वाला देखा है, आता है जाता है, आता है जाता है, घर टू घर पास हो जाता है। तो डिब्बे के ऊपर लिखा होता है 1050 ग्राम्स ग्रॉस वेट और नेट वेट लिखा होता है 1000 ग्राम्स। तो ये 50 ग्राम क्या था? पैकेजिंग डिब्बे का वजन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो किसी ने अपना वेट करवाया, घर जाके बोला मम्मी से 50 किलो वजन है, मम्मी कह रही बेटा बुद्धि जो है ना 25 ग्राम की है बस। तो 25 ग्राम नेट वेट है आपका और 50 किलो ग्रॉस वेट है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो ग्रॉस का मतलब डब्बा जोड़े है और नेट का मतलब डब्बा छोड़े, हटा के नहीं छोड़ के। अंडरस्टूड दिस और नॉट? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो झटपट इस एग्जांपल को लिख लें। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो भी होता है बच्चों, वो डेप्रीसिएशन माइनस करने से पहले आता है। तो यू कैन राइट नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। क्लास 12th में सारे बच्चों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक यूनिट पढ़ाई जाएगी 3 चैप्टर की, जिसका नाम होता है नेशनल इनकम, कैसे देश की इनकम एस्टिमेट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। आईएससी और सीबीएसई दोनों में 4 से 6 नंबर का तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है उसके ऊपर, और पूरी यूनिट 10 से 12 नंबर पे टेस्ट होती है। पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट होती है इकोनॉमिक्स में, वो वहां पे आपको इसके ऊपर और दिव्य ज्ञान दिया जाएगा। इतना झटपट कॉपीफाई कर लें। Let's continue further. Planned and unplanned. Whatsoever we thought to invest, it is known as a planned. गवर्नमेंट ने सोचा कि अगले 3 महीने में हम देश में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना? 4,000 करोड़। रोड्स बनवाएंगे, रेलवे ट्रैक्स बनवाएंगे, फ्लाईओवर बनवाएंगे, सर की क्लास से बच्चों के घर तक कोई ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना हो, लोग जाम में ना फंस जाएं। इज दैट क्लियर? नाली के नीचे से अंडरवे पासवे बनवा देंगे, टनल बनवा देंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। खर्चा करना स्टार्ट किया, 2 ऑप्शंस थे,
या तो 4600 खर्च हो गया करोड़, और या तो पूरा 3800 करोड़ में काम बन गया। सो वी थॉट टू स्पेंड हाउ मच चिल्ड्रन? 4000, बट वी डिड स्पेंड हाउ मच? 4600 और 3800। तो जितना सोचा वो प्लान्ड, अगर उससे ज्यादा खर्च हुआ जो सोचा ही नहीं था तो वो अनप्लान्ड, और बच गया तो वो भी अनप्लान्ड। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन, अनप्लान्ड की डेफिनेशन में डिफरेंस आएगा 600 करोड़ और 200। तो अगर 600 ज्यादा खर्च हो गया तो इट इज डेफिसिट, और 200 बच गया तो इट इज सरप्लस। क्लास 12 में अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एक यूनिट पढ़ाऊंगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे आता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एंड अदर बिजनेस कम्युनिटीज क्या करती हैं, उसमें आपको इसके बारे में और ज्ञान दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी के लिए बस आप इतना लिख सकते हैं, डू इट क्विकली। So let's proceed further. Ex ante and ex post क्या होता है सर? Whatsoever investment is thought to be done is known as ex ante, and when children it is actually done it is called as ex post. सर इसका इकोनॉमिक्स में क्या सो कॉल्ड इम्प्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन है? हमारी यूएस की कुछ दो चार कंपनी से बात चल रही है, और वो उत्तर प्रदेश में एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 20,000 करोड़ डॉलर। 20,000 करोड़ डॉलर। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्स आंटे नहीं होता है, आंटी होती है वो तो एंटे। और जब पॉलिसीज हमने बनाई तो इंडिया में आ गया 16,000 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एक्स पोस्ट। घर से 5,000 रुपए लेकर निकले कि आज शॉपिंग करेंगे, इट इज एक्स एंटे। इज दैट क्लियर? और आपने सिर्फ 4,200 की ही शॉपिंग की, इट इज एक्स पोस्ट। सो व्हाट इज थॉट टू बी डन और टू बी डन इज कॉल्ड एज एक्स एंटे। इज दैट क्लियर? और जो एक्चुअली में हुआ इट इज नोन एज एक्स पोस्ट, जिसको आप रियलाइज्ड और एक्चुअल भी बोलते हैं। तो अब बड़ी कंफ्यूजन है कुछ शब्दों में, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं चिल्ड्रन। एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, देन इट इज प्लान्ड एंड इट इज अनप्लान्ड। लॉजिक समझ में आ गया? तो थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि जो एक्स पोस्ट होता है बच्चों, वो होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया। आप इसे बोल सकते हैं एग्जीक्यूटेड। क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूटेड। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। व्हाट वी स्पेंट इररिस्पेक्टिव इट वाज थॉट और नॉट, इट वाज थॉट और नॉट, अनप्लान्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस बनवाने में। सोचा इतना करेंगे, ये क्या हो गया? प्लान्ड भी हुआ एज वेल एज एक्स एंटे भी हो गया। इज दैट क्लियर? यहां पे देखिए वर्ड क्या लिखा है बच्चों, इंटेंड और प्लान टू इन्वेस्ट। इज दैट अंडरस्टूड वेल? बट एक्चुअली में आपने मान लीजिए 4,600 करोड़ खर्च कर दिया या 3,800 करोड़ खर्च कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज एक्स पोस्ट, क्योंकि आपने खर्च किया, बट आपने जितना प्लान किया था उससे ज्यादा खर्च कर दिया। तो 4,600 करोड़ में जो वो 600 करोड़ वाला एलिमेंट है वो अनप्लान्ड में आ जाएगा, और पूरा 4,600 करोड़ जब खर्च हो गया देन इट इज एक्स पोस्ट। तो व्हाट आई मीन टू से कि एक्स एंटे और प्लान तो थोड़ा एक जैसे होते हैं या एकदम ही एक जैसे होते हैं, बट एक्स पोस्ट और अनप्लान्ड एक जैसे नहीं होते। समझ में आ गया? घर में पापा ने कहा थोड़ा रेनोवेशन करवाते हैं, बाथरूम नया बनवा दिया, फर्नीचर नया बनवा दिया। पापा ने सोचा था 5 लाख रुपए घर में खर्च होगा, बट मम्मी है कि मानती ही नहीं, ये भी लगवा लीजिए वो भी लगवा लीजिए। पापा ने कहा क्यों लगवा रही हो इतना, बगल वालों को जलाना है ना, पिछली बार उनके घर में रेनोवेशन हो तो हमको बहुत जलाए थे। तो अब ईगो पे बात आ गई है, मम्मी ने 1.5 लाख रुपए ऊपर से और लगवा दिए पापा के। 5 + 1.5, 500, 6.5 लाख। तो प्लान कितना किया था पापा ने? 5 लाख खर्च करेंगे। इसको आप एक्स एंटे बोले या
प्लान्ड बोले, बात एक ही है। कितना खर्च हो गया? 6.5 लाख हो गया, ये एक्स पोस्ट है। कितना ज्यादा खर्च हो गया? 1.5 लाख, ये अनप्लैंड हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? हाँ, अगर आपने जितना सोचा उतना ही खर्च हुआ तो आपका एक्स एंटे और एक्स पोस्ट बराबर भी हो सकता है। जितना सोचा उतना ही खर्च किया तो प्लान्ड होगा, अनप्लान्ड कुछ होगा ही नहीं। अनप्लान्ड बस तभी होता है व्हाट यू डिडंट एक्सपेक्ट बट यू डिड, यू डिडंट एक्सपेक्ट बट व्हाट यू डिड। ये एक्चुअली जो वर्ड है ना प्लान्ड और अनप्लान्ड, ये आया है 5 ईयर प्लान से। जो हमने 5 ईयर प्लान में लिख दिया कि हमें अगले 5 साल में इतना खर्च करना है, तो वो प्लान एक्सपेंडिचर हो गया। और जो हमने उसमें नहीं लिखा था, भूकंप आ गया, नहीं ये तो हमारे बजट में था ही नहीं कि टैक्स में से भूकंप पीड़ितों को कुछ देंगे। अब कोई बात नहीं, तो अगली बार देखा जाएगा, वही देना ही पड़ेगा आपको। ट्रेन वगैरह लड़ भिड़ जाती कि नहीं, तो सरकार 2-2 लाख रुपए देती है। एक हमारे मोहल्ले में आंटी थी, चिल्ला रही थी अपने हस्बैंड के ऊपर। मैंने कहा आंटी क्यों डांट रही है? कह रहे बेटी वो ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो गया, 5-5 लाख मिला जो मरे, गंभीर रूप से घायल वालों को 2-2 लाख, सामान्य रूप से घायलों को 25-25 हजार। ये तुम्हारे अंकल ने ट्रेन ही मिस कर दी उस दिन, उसी ट्रेन में इनकी रिजर्वेशन थी। जोक सपाट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो जो सोचा करेंगे वो एक्स एंटे भी और प्लान्ड भी है। जितना ज्यादा खर्च हो गया वही अनप्लान्ड पोर्शन होगा, ज्यादा वाला। आई रिपीट, ओनली ज्यादा वाला। मम्मी ने सोचा था कि आप 25 रोटी खाएंगे, आप 27 खा गए। सोचा था 25 खाएंगे, एक्स एंटे रोटी प्लान्ड रोटी, कितनी खा गए? 27 एक्स पोस्ट। कितनी ज्यादा गड़प कर गए? अनप्लान्ड। इज दैट अंडरस्टूड? तो इन सब के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं इकोनॉमी में, इससे हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकम पे, पॉवर्टी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ये सब क्लास 12 में मैक्रो में पढ़ाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, तो रांची जाना पड़ जाएगा। लिख लिया सबने? पूरा कंप्लीट कर लिया? लिखिए झटपट फास्ट। नहीं सर। बड़ा मजेदार कॉम्पोजिशन है। राइट साइड में एक दलित ग्राफ बना है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स एंटे एक्स पोस्ट प्लान्ड के बाद आता है व्हाट चिल्ड्रन? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस। सर ऑटो पे अगर पैसा लगाया और सवारी लादनी चालू कर दी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आईफोन में पैसा लगाया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अरे ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा बच्चों, क्या है? भूल से ना लेना, भारत संचार निगम लिमिटेड। इन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्च किए और 100 टावर सेटअप कर दिए 5G के। इनका 5G भी 1G की तरह चलता है। 200 करोड़ रुपए इन्होंने देश में लगाया। कितना? 200 करोड़ रुपए चल रहे हैं। व्हाट इट क्लियर? और लोगों को नेटवर्क देने के लिए सो कॉल्ड प्रेरित किया कि भाई आप इसको यूज करें। प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम सबर्ब्स में, इंटीरियर, रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन जानते हैं? हाँ सर, जहां पे हमारा रिमोट पड़ा है घर में टीवी का, वो रिमोट लोकेशन। मतलब एकदम अंदर के अनएक्सेसिबल एरियाज, जहां पे जनरली लोग ट्रैवल करना कम पसंद करते हैं। रिमोट लोकेशन पे भी लोगों को सिग्नल मिल जाए। क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि अगर ये एकदम सबर्ब्स में और रिमोट एरियाज में टावर लगाएंगे तो 6 महीने, साल, 2 साल में प्रॉफिट हो जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो चिल्ड्रन, अगर आप बात करें फॉर एग्जाम्पल एयरटेल वालों की, तो एयरटेल एज वेल एज जियो, नॉट मरो, ये अपने 10 टावर लगा रहे हैं मेट्रो सिटीज में, बिकॉज इनको लग रहा है कि वहीं से प्रॉफिट होगा। तो हाउ मच मनी दे हैपन टू इन्वेस्ट? 20 करोड़। तो जो इन्वेस्टमेंट आप करें विद द एक्सपेक्टेंसी ऑफ प्रॉफिट्स, मोर प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड, यू वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट मोर मनी। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो गवर्नमेंट ने, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने हैंडपंप लगवा दिया हर मोहल्ले में, डस्टबिन लगवा दिया हर मोहल्ले में कि लोग सड़क पे कूड़ा ना फेंके। क्या उनको प्रॉफिट होगा बच्चों से? नो। दिस इन्वेस्टमेंट इज नोन एज व्हाट? ऑटोनोमस। बट रिलायंस वाले अपना डिजिटल का स्टोर, अपना स्मार्ट पॉइंट, किराने की दुकान कहां पे खोलेंगे? जहां पे क्राउडेड एरिया, डेंसिटी ज्यादा है, प्रॉफिट की उम्मीद है, दैट इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड। तो मान लीजिए पीवीआर वालों ने एकदम दूर दराज एक अपना थिएटर खोल दिया, ऑडी लगा दी, और वहां पे मूवी लग गई, कुछ कुछ होता है, वहां कुछ ना होने वाला, वहां मूवी देखने कोई जाएगा ही नहीं। तो क्या पीवीआर ऐसा बकवास इन्वेस्टमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बट गवर्नमेंट आंगनवाड़ी वाले स्कूल हर गली मोहल्ले में खोलेगी,
गवर्नमेंट गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर दूर तक स्कूल खोलेगी, चाहे वहां प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो कहने का मतलब whatsoever इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली डन बाय पब्लिक सेक्टर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, पब्लिक सेक्टर। इसमें कौन आता है सर? इसमें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आती हैं बस। कौन आता है? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। द इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनोमस, बट दैट इन्वेस्टमेंट which is done always by private sector। सर इसमें कौन आएगा? इसमें आएंगी पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। भारत संचार निगम लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर भारत संचार निगम लिमिटेड का शेयर मैंने और आपके पापा ने खरीदा है तो वो गवर्नमेंट कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है। Reliance is not a government company, it is a public company belonging to private sector। तो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनी बच्चों ये दोनों अलग अलग चीज होती है। हर वो कंपनी जिसका शेयर बाजार में खरीदा बेचा जाता है, इट इज अ पब्लिक कंपनी। समझ में आ गया? बीएसएनएल है, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है, तो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। एयरटेल एंड जियो है, हमारा आपका पैसा भी इसमें लगा हुआ है, इट इज अ पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो कभी भी बच्चों प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट कंपनी में कंफ्यूज मत होइएगा। रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी, सेक्टर क्या है? प्राइवेट। भारत संचार निगम लिमिटेड इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है, बट सेक्टर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। एचडीएफसी बैंक का शेयर आपके पापा ने भी खरीदा है, मैंने भी खरीदा है। समझ में आ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आपके पापा ने खरीदा, हमने भी खरीदा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट कंपनी, इज अ पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू पब्लिक सेक्टर। एचडीएफसी इज अ पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो सेक्टर डिफाइंड होता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है, सेक्टर डिफाइन होता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है। तो अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो ये गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। कोई भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, एमिटी यूनिवर्सिटी की बात करें, ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं। अभी भी नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो हमारी गवर्नमेंट हैंडपंप कहीं पे भी लगाएगी, पानी की जरूरत होनी चाहिए वहां पे लोगों को, इट इज इररिस्पेक्टिव की प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, वाटर टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हैंडपंप लगाओ, वेलफेयर करना है लोगों का। कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चों? ऑटोनोमस। समझ में आ गया? बट रिलायंस वाले अपना टावर वहीं लगाएंगे वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग की प्रॉफिट होगा। नहीं समझे बात को? पक्का? रिटन एवरीबॉडी लिख लीजिए फास्ट। इन्वेस्टमेंट मुझे पढ़ा था अर्निंग अपॉर्चुनिटी। हाँ सर तो ऑटोनोमस में ऑटोनोमस में अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट अर्निंग ऑफ मनी नहीं होगा, सोशल कैपिटल क्रिएट होगा। ये बेसिकली लोगों का वेलफेयर होगा। गवर्नमेंट ने क्यों कोविड के टीके फोकट में ठोके लोगों को, आपने भी लगवाए होंगे, ताकि जो हमारी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल, हमारे बच्चे, उनका दिमाग, वो कल को कंट्री के लिए बहुत अच्छा कुछ सोचेगा। तो गवर्नमेंट ने जो कोविड के ढेर सारे लगवाए थे, क्या कहते हैं, स्टॉल्स, कुछ तो बोले एक डोज लग चुकी है, कल एक आज और लगा दो, फ्री में लग रहा है, कौन पैसा लग रहा है, कॉमर्स वाले तो जहर भी मिले तो फ्री में पी जाए। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट का कोविड इंजेक्शन लगवाना लोगों को क्या होगा बच्चों? कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा? ऑटोनोमस। जो 60 इयर्स से ऊपर के थे उनको तीसरी डोज भी फ्री में लगी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको तीसरी डोज भी फ्री में लगी। मेरा जुगाड़ बनी था, मेरे को भी तीसरी डोज फ्री में ही लगी। फ्रंटलाइन वर्कर है, टीचर है भाई, तो इट इज विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस। बट हो सकता है कि आपकी मम्मी पापा लोगों ने जिनकी एज 60 से कम है, समझ में आ गया, उन्होंने तीसरे डोज के पैसे दिए होंगे 1800 रुपए, तो वो ऑटोनोमस नहीं था, वो क्या था? इंड्यूस्ड। वही हॉस्पिटल वाले इंजेक्शन लगवा रहे थे जिनको लग रहा था कि हमारे यहाँ लोग इंजेक्शन लगवाने आएंगे, हम उनको इंजेक्शन बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे। इज दैट क्लियर? तो सरकारी स्कूल में पढ़ना जब 50 रुपए महीना फीस होती है, गवर्नमेंट का वो स्कूल, कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा? ऑटोनोमस। और दून स्कूल में जहाँ 15 लाख रुपए साल फीस है, हम पढ़े ही ना सर, हम पान की दुकान खोल लेंगे। इट इज इंड्यूस्ड। सर जो एनजीओज हैं ये सब रहते हैं वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब आप डिपेंड करता है किस एनजीओ की बात कर रहे हैं। कुछ फ्रॉड वाले एनजीओ होते हैं, सरकार से 2 लाख रुपए ले लिया, बुक फेयर लगाएंगे, खर्चा हुआ 20,000 रुपए का, एक सीए ने फर्जी रिपोर्ट बना के दे दी, यहाँ इतना खर्चा, यहाँ इतना खर्चा, इतना खर्चा, तो सीए ने कागज बढ़िया बना दिया, सारे खर्चे वर्चे जेन्युइन लग रहे हैं, बट हुआ उतना खर्चा
है ही नहीं। दिखा दिया टेंट लगवाए थे 1,20,000 का, और टेंट तो 15,000 का था। टेंट वाले से बढ़वा के बिल ले लिया आपने। बिजली खटिया से चल रही थी या जनरेटर से चल रही थी, और बिजली जली 20,000 की और दिखा दिया 40,000 की जली। तो इस एनजीओ को आप क्या बोलेंगे? ये तो एनजीओ के नाम पे कलंक है। इज दैट क्लियर? बट लिटरली जो अच्छे एनजीओ हैं, गॉट इट क्लियर? बाबा रामदेव जी है मान लीजिए, विंकिंग बाबा, आंख ऐसे भटकती रहती ना उनकी, आंख को डांस सिखा रहे हो बेसिकली। तो अब उन्होंने योगा कैंप फ्री में ऑर्गेनाइज किया। इट इज व्हाट? ऑटोनोमस। बट भैया कीन साहब बोल के गए थे, जेएम कीन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर, नो एक्टिविटी इज नॉन इकोनॉमिक, एवरी एक्टिविटी इज इकोनॉमिक। फ्री में लोगों को योगा सिखाओ, योगा से ब्रांड आइडेंटिटी बढ़ाओ, और फिर पतंजलि योगपीठ के प्रोडक्ट बेचो, चिपकाओ मतलब। इज दैट क्लियर? चलिए, डन दिस। चलते हैं आगे बच्चों, ये सब बकवास है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होगा, यहाँ पे हमेशा कौन सा मोटिव होगा बच्चों? वेलफेयर। ये बेकार है, ये बेकार है। ऑलवेज डन बाय प्राइवेट सेक्टर एंड डन बाय पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर, ये बकवास था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं चिल्ड्रन। बच्चे बोलते हैं सर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। ऐसा जरूरी नहीं है। एनी इन्वेस्टमेंट विच इज डन फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट, एंड एनी इन्वेस्टमेंट दैट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर। आपने धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का नाम सुना होगा। 90% बच्चे वहां फीस दे के पढ़ते हैं, उन्हीं की फीस से टीचर्स की सैलरी दी जाती है। जो कमाई होती है हम उसको दान भी करते हैं, उससे बिल्डिंग भी बनवाते हैं, बट 10% गरीब बच्चों को वहां फ्री में पढ़ाया जाता है। तो अगर बिल्डिंग में हमने मान लीजिए या स्कूल में मान लीजिए 100 रुपए लगाया है, तो 90 रुपए हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और 10 रुपए हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आप भी गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बट यहां पे बच्चों जो 90% कमाने के लिए लगाया दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और 10% जो सेवा भाव के लिए लगाया दैट इज ऑटोनोमस। समझना क्या? बट पब्लिक और प्राइवेट में देयर इज अ डिफरेंस। टेक्स्ट ऑलवेज सेज सरकार ने पैसा लगाया तो इट इज पब्लिक, और अगर प्राइवेट सेक्टर ने पैसा लगाया तो इट इज प्राइवेट। इज दैट क्लियर? बट मेरी अप्रोच थोड़ी सी भिन्न रहती है इससे। आजकल चलता है दुनिया में पीपीपी मॉडल। कौन सा मॉडल? बाजू में पी माजू पे जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। व्हाट? 100 करोड़ रुपए लगने हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए। गवर्नमेंट कह रही है 40% हम लगा देंगे, 60% सौरभ सर लगाएंगे। भैया मेरे को तो प्रॉफिट मिलेगा, मैं तभी पैसा लगाऊंगा ना, मेरे को टैक्स तो मिलना नहीं सरकार वाला। तो ये जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है इट इज कॉल्ड एज पब्लिक, और जो मेरा होगा इट इज प्राइवेट। इज दैट क्लियर? तो बस याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगाया तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने लगाया तो पब्लिक, वेलफेयर के लिए लगाया तो ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस इज नॉट पब्लिक, पब्लिक इज नॉट ऑटोनोमस, बट प्राइवेट एंड इंड्यूस्ड आर वन एंड द सेम थिंग। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? तो प्राइवेट के ऊपर लिख लीजिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और यहां पे लिखिए ऑटोनोमस, और यहां पे लगा लीजिए एक क्रॉस। तो आपको याद रहेगा ऑटोनोमस इज नॉट पब्लिक बट इंड्यूस्ड इज प्राइवेट। चलिए, सेविंग, ये सब बकवास है आपके लिए, बिल्कुल सुनिएगा मत इसको। Whatsoever is earned is called as what children? Income. Excellent answer. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। अगर पानी में मच्छर गिर जाए तो लोग क्या करेंगे? पानी फेंक देंगे। समझ में गया? और अगर देसी घी में मच्छर मर जाए तो मच्छर फेंक देंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जिंदगी में पानी बनना है कि देशी घी बनना है। तो वैल्यू किसकी है? मच्छर की। मच्छर की वैल्यू होती तो देशी घी भी फेंक दिया जाता। वैल्यू किसकी है? देशी घी की है। वही चीज यहां पे भी है। इनकम जितनी कमाई उसमें से जो खर्च हो गया इट इज कंजम्पशन, और जो बच गया दैट इज नोन एज सेविंग्स। जब इस सेविंग को आपने सो कॉल्ड चैनलाइज कर दिया फॉर अर्निंग, आई रिपीट, फॉर
earning and it is taken away by someone, then this is called as what, children? Investment. तो सेविंग में अगर चैनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है बच्चों, तो ये क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहले इट इज इनकम, देन वी कंज्यूम समथिंग, अनकंज्यूम्ड इज सेविंग. व्हेन वी चैनलाइज इट, इट बिकम्स इन्वेस्टमेंट. खोपड़े में बात गई. तो इकोनॉमिक्स में बच्चों इनकम के लिए जनरली टेक्स्ट यूज होता है वाई. क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 11th क्लास में सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, और आईसी वाले बच्चे उसको 12th में पढ़ेंगे, हमेशा मॉनेटरी वैल्यू ग्राफ में बच्चों बनाई जाती है वाई एक्सिस पे. किस पे? और इनकम भी जनरली भाई कॉर्पोरेट रियल वर्ल्ड में मनी के टर्म्स में ही होती है. कोई किसी को काइंड में तो इनकम आज तक ज्यादा देता नहीं है, इसलिए हम इसको भी वाई लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं. गॉट इट? तो झटपट इसको लिख लिया. पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सेविंग चिल्ड्रन? बी क्विक, बी क्विक. चलिए, समझ में आ गया सबको? पक्का? नेक्स्ट, आपने पैसे बचाए तो इट इज नोन एज पर्सनल सेविंग. बिजनेस ने पैसा बचाया तो बिजनेस सेविंग. गवर्नमेंट ने बचाया तो गवर्नमेंट सेविंग. सर गवर्नमेंट का पैसा कैसे बचेगा? गवर्नमेंट ने टैक्स के फॉर्म में जो पैसा कलेक्ट किया उसमें से माइनस कर देंगे पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट ने खर्च किया. जो बच गया दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? गवर्नमेंट सेविंग. बट मेजॉरिटी केसेस में गवर्नमेंट पैसा सेव नहीं कर पाती, बिकॉज ग्रोइंग इकोनॉमीज, वेलफेयर इकोनॉमीज में खर्चा हमेशा ज्यादा ही होता है और कमाई कम. इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी. क्या बोलते हैं सर? कैसे इसकी भरपाई होती है? दो तरीके हैं. या तो आप नए नोट छाप लीजिए. क्या कर लीजिए? नए नोट. या तो आप कहीं से पैसे को बोरो कर लीजिए. सर दोनों में से अच्छा क्या है? सब अभी बता दूंगा तो 12वीं में अंडे दूंगा बैठ के. समझ में आ गया? ये सब 12th का सिलेबस होता है. ओके, चलिए. फॉर्म्स ऑफ सेविंग, एक्स एंटे का मतलब तो जानते हैं. तो सोचा कि हम 200 करोड़ रुपए बचाएंगे, बट बच पाए सिर्फ और सिर्फ 180 करोड़ और 210 करोड़. इट इज नोन एज एक्स पोस्ट. वन पर्सन सेविंग इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल, और पूरे देश की सेविंग को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सेविंग. समझ गए इस बात को? पक्का? तो ये वर्ड्स याद रखिएगा, बीच बीच में काफी काम आएंगे आप लोगों को. डू इट क्विकली. फैक्टर्स अफेक्टिंग सेविंग. जितनी ज्यादा कमाई सेविंग उतनी ज्यादा. अब दो तरह के बिजनेसेस दो दोस्त कर रहे थे. एक चेन स्नैचिंग कर रहा था और एक गार्डनिंग कर रहा था. ज्यादा इनकम किसकी होगी? गार्डनिंग वाले की. चेन स्नैचिंग करके वो मटके में गार्डन में तो पैसा दबा रहा था. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? फिर से, एक चेन स्नैचिंग कर रहा था, एक गार्डनिंग कर रहा था. किसकी इनकम ज्यादा होगी? चेन स्नैचिंग वाले की, क्योंकि जो उसने दबाया था उसने फिर स्नैच कर लिया उसको. इज दैट क्लियर और नॉट? फिर से एक बार, दो लोग काम कर रहे थे, एक चेन स्नैचिंग एक गार्डनिंग. किसकी ज्यादा कमाई होगी? चेन स्नैचिंग वाले की, क्योंकि वापस अभी लौटा ही नहीं. अब उसको पता लग गया था कि जब मैं मटके में दबाऊंगा मेरा पैसा चोरी हो जाएगा. चलिए, तो इनकम जितनी ज्यादा बच्चों, सेविंग उतनी ज्यादा. जितना ज्यादा वेल्थ सो कॉल्ड पुअर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा चल रहे हैं, कंट्री की इनकम उतनी ज्यादा. क्योंकि पुअर कम्युनिटी हर कंट्री में रिच कम्युनिटी से ज्यादा होती है. और अगर रिच कम्युनिटी में ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कंट्री में ज्यादा सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होगा वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि रिच कम्युनिटी सिर्फ लग्जरीज पे खर्च करेगी, वो नेसेसिटीज पे खर्च नहीं करेगी. तो इफ यू आर अ बिजनेसमैन, आप अपनी कमाई का 80% वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दें. आई एम अ बिजनेसमैन, मैं अपनी कमाई का सिर्फ 5% वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. किस केस में कंट्री में सेविंग्स ज्यादा होंगी? जहां पे आप 80% इनकम लोगों को बांटेंगे. मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल लीड टू मोर सेविंग्स. बेसिकली समझे इस बात को? चलिए, टैक्स रेट जितना ज्यादा होगा बच्चों, सेविंग उतनी कम हो जाएगी. क्योंकि ज्यादा पैसा तो आपने सरकार को टैक्स के फॉर्म में दे दिया, और टैक्स रेट जितना कम होगा सेविंग उतनी ज्यादा. लोगों को अगर 3-3 महीने में उनकी सैलरी मिलने लग जाए बच्चों, तो वो सेविंग ज्यादा करेंगे. पता है आपको? पता है? अगर हर दिन पैसे मिलने लग जाएं तो सेविंग्स कम हो. क्यों? चपर चपर जीप चल रही है,
डेली की डेली कमाए, ढेर सारा खर्च कर दिए। अब पता है तनख्वाह मिलनी है 30 तारीख को, तो 20-22 तारीख तक की जो ख्वाहिशें थी, 30 तारीख आने में काफी ख्वाहिशें तो सुसाइड कर लेंगी। खत्म तो जूस होता है, ख्वाहिशें मर जाती हैं। समझ में आ गया? तो इनकम फ्रीक्वेंसी जितनी शॉर्ट होगी, सेविंग्स उतनी कम। इनकम फ्रीक्वेंसी जितनी लॉन्ग होगी, सेविंग उतनी ज्यादा। एग्जाम्पल क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन जितनी अच्छी, वो अपने शेयर होल्डर्स को देंगे उतना ज्यादा डिविडेंड। जितना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, सेविंग उतनी ज्यादा हो जाएगी। हर्ड दिस? हर्ड दिस? प्रॉफिट जितने ज्यादा, गेन्स जितने ज्यादा, सेविंग्स उतनी ज्यादा। अगर आपके घर में हर महीने कौन बनेगा करोड़पति लोग खेलने जा रहे हैं और करोड़ों जीत के ला रहे हैं, तो सेविंग्स वुड बी मोर। मेरे घर में तो 100 साल पहले कोई गया था खरीदने और खेलने, मतलब क्या सेविंग ज्यादा होगी? नहीं होगी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या होता है सर? प्रोपेंसिटी शब्द का मतलब होता है कैपेसिटी। तो आपकी खर्च करने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा, सेविंग उतनी कम। और खर्च करने की कैपेसिटी जितनी कम, सेविंग उतनी ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? आपके घर में गेस्ट आए, मम्मी कह रही है कुछ इनके लिए नाश्ता सर्व करो, हम अभी 1 घंटे में आ रहे हैं, पड़ोस में सुंदर कांड चल रहा है। आपने घर में कांड कर दिया। आपने पार्ले जी का बिस्किट दिया, क्योंकि कुत्ते वाला बिस्किट बड़ा महंगा आता है सर, इनको पार्ले जी खिलाते हैं, और पानी दे दिया। वो बेचारे सोच रहे थे कि अभी चाय आएगी, बिस्किट डिप करके खाएंगे। आपने कहा नहीं, पानी में ही डिप करना है आपको। इज दैट क्लियर? या आपने हो सकता है बिस्किट के छोटे टुकड़े करके पानी में सर्व कर दिया। ये क्या है? ये बिस्किट सूप है। व्हाट? बिस्किट सूप। समझ में आ गया? तो आप कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग ज्यादा होगी। और विल टू सेव किस पे डिपेंड करेगी भाई? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्री में ज्यादा है बच्चों, तो लोग सेव ज्यादा करेंगे बैंक्स में या खर्च ज्यादा करेंगे? वो ज्यादा सेव करेंगे। आपको लग रहा है कि जीवन 35 साल के बाद ही खत्म हो जाएगा, और आपने 25 साल में पैसा कमाना स्टार्ट किया, क्या आप ज्यादा सेव करेंगे? नो। बट अगर आपको पता है कि 95 ईयर्स तक जिंदा रहना है, तो आप सेव ज्यादा करेंगे। व्हाट इट क्लियर? प्रिकॉशंस, अगर आपको लग रहा है कि कभी भी सो कॉल्ड कोई समस्या भविष्य में आ सकती है, आप जितने ज्यादा कंजर्वेटिव होंगे, आपकी सेविंग्स उतनी ज्यादा होंगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आने वाले टाइम में खूब महंगा हो जाएगा, तो चिल्ड्रन यू विल हैपन टू सेव मोर और यू विल हैपन टू स्पेंड मोर। यू विल हैपन टू सेव मोर। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आ गया? तो अगर आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आने वाले टाइम में इंप्रूव होगा, योर सेविंग्स वुड इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। और अगर लगा है कि अभी रह रहे हैं बहुत बढ़िया घर में और आने वाले टाइम में तो झोपड़ी में रहेंगे, इन दैट केस आप क्या करेंगे? सेविंग्स कम करेंगे, ज्यादा करेंगे? आने वाले टाइम में झोपड़ी में रहेंगे, अभी सर सड़क पे रहना है, तो झोपड़ी को तो ज्यादा करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, फैमिली अफेक्शन, जाए मरे जाके हमसे क्या, मतलब ठेका लिए क्या अपने बच्चों का? अगर ये अप्रोच लोगों की हो जाए, दे वुड सेव लेस। नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चे तो एकदम नालायक हैं, दलितर हैं, भर भर के करोड़ों देके जाएंगे। हर पेरेंट यही सोचते हैं, हमारे पिताजी भी यही सोचते थे, हम भी यही सोचते हैं, आप भी यही सोचेंगे। तो फैमिली अफेक्शन अगर बहुत ज्यादा है, तो यू वुड सेव मोर। बट मैं तो इसलिए सेव कर रहा हूँ कि कल को अपनी विल में लिख के जाऊंगा, बढ़िया चिता जलने की होनी चाहिए, सो कॉल्ड इंतजाम। और कोड़े की सब्जी ना खिला दे 13वीं में और 4थे में। समझ में आ गया? चिकन विकन रहेगा सब। तो अगर किसी की ऐसी प्लानिंग है, तो वो सेविंग्स ज्यादा करेगा। कोई बोलेगा नहीं, मेरी जो चिता जलेगी वो हेलीकॉप्टर में जलेगी, सेविंग और ज्यादा। सोशल स्टेटस, अगर आपको अपना सोशल स्टेटस अंबानी और अडानी के बराबर बनाना है, बच्चे कहेंगे लगता है सर को धूप लग गई है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं रिटायर हो जाऊं 15-20 साल बाद, तो मैं एक सो कॉल्ड मुकेश अंबानी जी की तरह हवाई जहाज खरीद लूं। सर आपको कहां पैसा देना है, कुछ समझा दीजिएगा उनको, ऐसे ही वो गिफ्ट कर देंगे आपको। तो क्या करना पड़ेगा? सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। बिजनेस का मोटिव है कि आगे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो सेविंग्स क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, ये सब बकवास है, इन सबको आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल परेशान मत होइए। इसी के साथ बच्चों हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं पूरी तरह से समाप्त।